ससुराल का श्राद्ध। मधु के घर में हो रही थी किटी पार्टी। सभी के हाथ में कोल्ड ड्रिंक और मुंह पर चुगलियां। पकोड़े ज़रा और ला मधु, तेरे हाथ के पकोड़े का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वाह भाई वाह, मजा आ गया। और ये इडली ये कैसे बनाई यार मधु, तूने इनो डाला था क्या? अरे रिया, तू तो काम से बचती रहती है ना, सूजी की इडली बना देती है, इसलिए बनाई है। चावल की इडली तो सॉफ्ट तो रहेगी जी। मैं तो फिर भी घर पर बनाती हूँ, चाहे किसी भी चीज़ की इडली बनाऊँ। तू तो बैटर भी बाहर से खरीद कर ले आती है ना, रेडी टू मेक। और पता है मधु, ये सांभर कहाँ से लाती? रेस्टोरेंट वालों से खरीद कर। ये हाल है मैडम क्या, और मेरा मजाक उड़ा रही है। तू भी कहीं इससे इंस्पायर तो नहीं है ना? अरे नहीं बाबा नहीं, मैं ये सब नहीं करती। दिन भर फ्री तो रहती हूँ। मुझे लगता है मैं सबकी सेवा करूँ, इसी में मुझे आनंद मिलता है। तो तेरी ननद कुछ नहीं करती? अरे नहीं, वो पढ़ती है ना। मेरा मानना है जो पढ़ रहा है उसे आगे बढ़ाओ। घर के काम करने के लिए तो मैं हूँ, और कितने लोग चाहिए रसोई में। और तेरी सास, वो तो कुछ करती होगी ना, डस्टिंग वगैरह, कपड़े, इतना तो कर ही सकती है। अरे नहीं नहीं, मेरी सास कुछ नहीं करती। मैं उन्हें बोलती भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है अगर बोलूँगी तो वो करेंगी नहीं, और मेरा ही मन छोटा होगा इस बात से। बहू के आने के बाद सास कहाँ काम करना चाहती है। अरे मान गए यार तुझे, ऐसी सास को बर्दाश्त कर लेती है तू, और इतना अच्छा खाना बनाकर भी खिलाती है। अरे बहू हो तो तेरी जैसी। मैं रहती तो ऐसी सास और ननद का सामान उठाकर घर के बाहर रख देती और कहती, भाई अपना बोरिया पैसा उठाओ और रास्ता नापो। सभी बात कर रहे थे, तभी रिया कहती है, अरे यार 4 बजे किटी पार्टी शुरू हुई, शाम के 7 बज गए, पता भी नहीं चला। अब मैं चलती हूँ। अरे तू कहाँ निकल रही है? तू तो 9 बजे तक रहने वाली थी ना पार्टी में। और वैसे भी तेरे सास ससुर तो है भी नहीं। जीते जी तो तूने उन्हें खाना नहीं डाला, और तेरा पति तो गाय है, तो किसके डर से घर जा रही है? अरे जीते जी भले मत डालो, लेकिन मरने के बाद तो डालना ही पड़ता है। तुझे पता नहीं, अभी पितर पक्ष चल रहे हैं, कल मेरे ससुर जी की तिथि है। तो ये कि अगर अपने मरे हुए पूर्वजों को हम उनकी पसंद का खाना बनाकर ना खिलाए तो वो हमारे घर में अमंगल कर देते हैं। मरे हुए लोगों में ना बहुत ताकत होती है। ये तू तो मानती नहीं मधु। तेरे ससुर जी मेरे ससुर जी के 2 दिन बाद ही तो गुजर गए थे। उनकी तिथि भी आती होगी। तुम पंडित जी से पूछकर सारे नियम कर लेना बाबा। अरे तो कल है ना तिथि, तो तू अभी क्यों जा रही है? तुझे ये सब मजाक लग रहा है क्या? जिनकी तिथि कल होती है ना, वो एक दिन पहले शाम में ही घर आ जाते हैं। और मेरे ससुर जी मेरे घर पहुंचे और उन्होंने मुझे वहाँ नहीं देखा ना, तो न जाने क्या श्राप दे दे मुझे। ऐसे भी उन्हें मेरा ये किटी पार्टी करना पहले से पसंद नहीं था। मैं तो जा रही हूँ बाबा। और एक एक करके मधु की सारी फ्रेंड्स चली जाती हैं। कमरे से बाहर पैर रखोगी कि नहीं प्रिया? ये झूठे बर्तन तो उठाओ। इतनी देर से एक जगह बैठे बैठे ऐसी मैं थक गई हूँ, कमर अकड़ गई है मेरी। ये नहीं खुद आकर भाभी की मदद कर दूँ। वो भाभी, आपने बोला था कि मेरी फ्रेंड चली जाएगी तब मैं बताऊंगी, तभी बाहर आना, इसीलिए मैं कब से अंदर बैठी हुई थी। मम्मी को दवाइयाँ भी देना है, उन्हें भूख लग रही होगी। मैं पहले उन्हें खाना दे देती हूँ, फिर बर्तन उठा लूँगी। 1:30 बजे खाना खाया था मम्मी जी ने, उसके बाद मैंने किटी पार्टी के लिए खाना बनाया, और अभी 8:30 बजे और उन्हें भूख भी लग गई। मेरा पेट तो गले तक भरा हुआ इतना काम करने के बाद भी। उनका पाचन तंत्र इस उम्र में इतना कैसे स्ट्रांग है भाई? दिन भर घर पर बैठे रहते हैं, फिर भी भूख लग रही है। क्योंकि 5 मिनट पहले तो आप चल रही थी भाभी, और मेरी माँ ने खाई है मात्र 1 रोटी। तुम ये टेबल वगैरह साफ करो, मैं हॉल में झाड़ू लगाती हूँ। तुम्हारे भैया आते ही होंगे, वो आएंगे, फिर सब एक साथ खाने पर बैठ जाएंगे। 9:30 बजे राहुल अपने ऑफिस से आता है। भूख से कल बला रही पुष्पा राहुल के आते ही खाने के टेबल पर जाकर बैठ जाती है। पराठे दे दे बहू, बड़ी देर से भूख लग रही है। सुबह से निकला हुआ है बेटा, अभी जाकर आया है, एक निवाला उसने मुंह में नहीं लिया, और आप पराठे पराठे करने लगी। मम्मी जी अब क्या बोलूँ मैं आपको? अरे दे दो यार मधु, वरना कुछ न कुछ बोलती रहेंगी। अच्छा वैसे 2 दिन बाद ना पापा की तिथि है। रास्ते में पंडित जी मिले मुझे, कह रहे थे अगर पितर पक्ष में मरे हुए लोगों का श्राद्ध का काम अच्छे से ना हो ना, तो उनकी दृष्टि घर पर पड़ जाती है। अरे नहीं नहीं, पापा जी की नज़र हम पर नहीं पड़नी चाहिए। जीते जी तो उन्होंने हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं किया, मरने के बाद पता नहीं क्या करेंगे। उन्होंने तो हमेशा तुम लोगों का अच्छा ही चाहा है बेटा, मरने के बाद भी अच्छा ही करेंगे। पापा को खाने में आलू गोभी पसंद है ना मम्मी? आलू गोभी, मटर पनीर, तोरों की सब्जी और एक प्याज के पकौड़े, ये सब तो इनका फेवरेट खाना था। पर प्याज तो इन पूजा पाठ के कामों में नहीं बन सकता, तो बाकी चीज़ें बनवा लो, और मीठे में खीर।
मैं सब कुछ लिख लेती हूँ, सारी तैयारी कर लूँगी, आप फिक्र मत कीजिए राहुल। बाकी कल आप सुबह पंडित जी को बुला लीजिए, वो सारे नियम बता देंगे, कहीं कोई भूल ना हो जाए। अगली सुबह पंडित जी को देखते ही मधु सर पर पल्लू रखकर उनके पैर छूती है। बड़ी मुसीबत में हूँ पंडित जी, मेरे ससुर जी की तिथि है कल, क्या करूँ क्या नहीं। ये तो बड़ी चिंता का विषय है बेटा, पर चिंता तभी करने की ज़रूरत पड़ेगी जब तुम कोई भूल करो। तुम्हारे ससुर जी को जो भी पसंद था वो खाना बनाओ और उसे या तो गौ माता को खिला दो या किसी ज़रूरतमंद को। और हाँ, जब तक बनाया हुआ खाना गौ माता खा ना ले तब तक घर में कपड़े नहीं धोना, ना ही झाड़ू पोछा होना चाहिए। घर का बेटा उस दिन अपने नाखून नहीं काटता और बाल तो भूल कर भी मत धोना। इतना कुछ करना होगा पंडित जी? तो मत कीजिए, कर दीजिए रुष्टों ने। पितर नाराज हो गए तो घर की शांति भंग होती ही दिखेगी मधु बेटा। वो रिया तुम्हारी सहेली है ना, उसकी सास का श्राद्ध उसने अच्छे से किया नहीं और उसे पितृदोष लग गया। पति का बना बनाया काम ठप हो गया है, अब रोज मुझसे उपाय पूछ रही है। पैसे किसे नहीं चाहिए बाबा, और मधु जैसी औरत को तो सिर्फ फायदे से ही मतलब था। रात के 8 बजे मधु जब अपने कमरे में बैठी फ़ोन चला रही थी, प्रिया उसके कमरे में आती है। भाभी कोई सब्जी है क्या? वो मम्मी को ना बहुत भूख लग रही है, या आप बोलो तो मैं उन्हें कुछ बना कर दे दूँ। तुझे रसोई छूने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर बार तू अपनी माँ के लिए तेल मसाले की सब्ज़ी बना देती है। राशन में पैसे लगते हैं, मुफ्त का राशन नहीं आता हमारे यहाँ। 600 रुपये मिलते हैं विधवा पेंशन के नाम के, तुम्हारी माँ को दबाकर बैठ जाती है। ये नहीं होता कि बेटे के हाथ में दे दे और हमसे उम्मीद करती है कि हम उन्हें पकवान दें। आप गलत समझ रही हैं भाभी, वो पैसे तो मम्मी की दवाई में चले जाते हैं। अरे जा जा, मुझे मत समझा, बड़ी आई माँ की चमची। और 2 दिन पुरानी सूखी रोटियां और बची हुई फ्रिज की ठंडी सब्जी ले जाकर मधु अपनी सास के हाथ में रख देती है। अरे बहू, इस सब्जी में तो झाग आने लगा है, ये तो खराब हो रही है, और रोटियां भी बहुत सख्त है। बाप रे बाप मम्मी जी, अब इस उम्र में आपको पूरी कचौरी खानी है? पूजा पाठ की उम्र है, पूजा पाठ कीजिए। वैसे भी मेरी कलाई में मोच आ गई है, कल पापा जी का श्राद्ध है तो मुझे तैयारी भी करनी है, तो जो मिला है ना शांति से खा लीजिए। मधु अपनी सास और ननद को सूखी बासी रोटियां दे देती है और खुद स्विगी से ऑर्डर करके फ्राइड राइस खाती है। अगली सुबह रोज 9 बजे उठने वाली मधु आज 4 बजे ही उठकर नहा धो लेती है। मैं पूरियों की तैयारी करती हूँ, दीदी आप ये सब्जियां काटिए, बहुत काम बाकी है। प्रिया से सीधा दीदी, क्या बात है। उसी वक्त रोज की तरह घर पर झाड़ू लगाने पुष्पा झाड़ू उठाती ही है कि मधु भागते हुए अपनी सास के हाथ से झाड़ू ले लेती है। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आप आज झाड़ू नहीं लगा सकते हो, आप जाइए कमरे में आराम कीजिए। अगर पापा जी आएंगे और आपके हाथ में झाड़ू देख लेंगे तो बड़े नाराज हो जाएंगे ना। ये देखते ही प्रिया को वो दिन याद आने लगते हैं जब उसके पापा जिंदा थे। बुढ़ापा बड़ी खराब चीज़ है, एक तो आंखों से कुछ दिखता नहीं, ऊपर से ये चश्मा भी टूट गया। अरे सुन ना राहुल बेटा, ज़रा मेरा चश्मा बनवा दियो। इस घर में तो सबको बस राहुल ही दिखता है, राहुल ये कर दे, राहुल वो कर दे। नाश्ता लगा दिया है पापा जी, नाश्ता कर लीजिए। अरे पर बेटा प्लेट में तो रोटियां है ही नहीं। प्लेट में रोटी नहीं है, बिन चश्मे के आपको ये दिख रहा है ना, यानी बाकी चीज़ें भी आप देख ही सकते हैं पापा जी, पर नहीं, आपको तो ज़बरदस्ती अपने बेटे को ऑफिस जाते वक्त टोकना है। पुराने दिन याद कर प्रिया की आंखें भर आती है। तभी राहुल कहता है, क्या हुआ प्रिया, तुम्हारी आंखें भीगी हुई क्यों हैं? आंसू पोछो, रोते नहीं। कहते हैं पितृपक्ष में पूर्वज आसपास घूमते रहते हैं, अगर पापा ने तुम्हें रोते हुए देख लिया तो न जाने हमें कौन सा पितृदोष लग जाएगा। राहुल मैंने खीर पूरी बना ली है, सब्जी बस कट रही है, मैं सब्जी छोंक देती हूँ, फिर तो कुछ बाकी नहीं रहेगा। पंडित जी कह रहे थे जिनकी भी तिथि है उनको जिन जिन चीज़ों का शौक़ हो, अगर वो भी हम दान करें तो पितरों की कृपा बनी रहती है। पापा प्लीज़ अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिएगा। पापा को हाजमोला कैंडी बहुत पसंद थी ना, और भुजिया के तो बहुत शौकीन थे। मैं जाकर ना बाज़ार से भुजिया और हाजमोला ले आता हूँ। ये सुनते ही प्रिया को पुराने दिन याद आने लगते हैं। शाम के वक्त प्रिया अपने माँ बाप के साथ बैठकर हंसी ठिठोली कर रही थी कि तभी मधु चिल्लाती हुई रसोई से भुजिया का पैकेट लेकर बाहर आती है। कर दिया सब सफाचट? हाँ, ये पैकेट मेरे मायके वालों ने भिजवाया था और मुझे सूंघने भी नहीं मिला। इतना तो देती हूँ आपको पापा जी, फिर भी आपकी भूख मरी ज्यों की त्यों है। नहीं नहीं बेटा, ये तो खुद से कुछ नहीं लेते हैं, तो तेरे मायके से आई हुई इस भुजिया के पैकेट ही क्यों खोलेंगे? और ये पैकेट तो कल ही आई थी,
एक रात में थोड़ी ना ये पूरा पैकेट खा जाएंगे। ये क्या ओछी बातें कर रहे हैं हम। तुम्हें तो अच्छी लगेगी ही। मुझे पापा जी की खुराकी पता है मम्मी जी, तो आप तो बोलिए ही मत। बाकी जो उनको कंपनी चाहिए होगी वो उनकी बेटी ने दे ही दी होगी, है ना। कैसी दुनिया बनाई है तुमने भगवान। पापा जब जिंदा थे तो उनकी भुजिया के शौक के लिए घर में दिन भर लड़ाइयाँ होती थी, और अब जब वो नहीं रहे तो उनके लिए भुजिया का पैकेट लाया जा रहा है। मधु सारे खाने को एक बड़े से प्लेट पर सजाती है। इन पकौड़ों को जाकर ऊपर काम वाली को दे दो। ये खाने की थाली मैं गौ माता को खिला देता हूँ, 5 मिनट में पंडित जी आते होंगे। ये दूसरी थाली तुम पंडित जी को खिला देना। समझना, खाना पंडित जी नहीं पापा खा रहे हैं। अरे हाँ हाँ, फिक्र मत कीजिए, मैं पंडित जी के पैर छूकर सारी गलती की माफ़ी भी मांग लूँगी उनसे। पंडित जी के आते ही मधु तो उनके आगे पीछे घूमने लगती है। कुछ और लीजिए ना पंडित जी। सब्जी कैसी बनी है? किसी चीज़ में कोई कमी तो नहीं रही ना? बिल्कुल नहीं बेटा, कितने अच्छे मन से तुमने भोजन करा है। लगता है तुम अपने ससुर जी को बड़ा प्यार करती थी। पंडित जी खाना खाकर उठते हैं। सभी एक एक कर उनके पैर छू रहे थे कि राहुल अपने जेब से 101 रुपये निकाल कर पंडित जी के हाथ में रखने वाला था कि मधु कहती है, अरे पापा जी आए हैं और तुम उनके हाथ में 100 रुपये रखोगे? अरे भाई, घर में बरकत चाहिए कि नहीं? कम से कम 501 तो रखो। बेटा ज़रा 500 रुपये तो देना, वो मेरी दवाई ख़त्म हो गई है। दवाई खाकर और कितने दिन जिंदा रहना है पापा जी आपको? पकड़िए ये 100 रुपये, इसमें जो आता है ले आइएगा। यहाँ अपने बेसिक खर्च के लिए पैसे नहीं जुट रहे और इनको दवाई के लिए पैसे चाहिए। प्रिया तो अपने भाई और भाभी की डिप्लोमेसी देखकर परेशान थी ही। कमरे में बैठी हुई पुष्पा भी अपने पति को याद करके रोई जा रही थी। लोगों के सामने तो ये मधु ऐसे ड्रामा करती है जैसे इससे अच्छी बहू दुनिया में कहीं नहीं होगी, और नौकर जैसी हालत कर रखी है मेरी इसने। काश उस दिन राहुल ने अपने पापा को दवाई के लिए पैसे दे दिए होते तो वो इस दुनिया से जाते नहीं। पुष्पा का एकमात्र सहारा अब उसकी बेटी प्रिया ही थी। एक रोज़ वो प्रिया से कहती है, तेरी नज़र में कोई लड़का है क्या बेटा? तो मुझे बता दे, मैं तेरी शादी करवा दूंगी, क्योंकि तेरे भाई भाभी से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं। तेरी भाभी का बस चले तो तुझसे पीछा छुड़वाने वो किसी लूले लंगड़े से तेरी शादी करवा दे। उस लूले लंगड़े का घर भी इस घर से तो अच्छा ही होगा मम्मी, और मैं जिस भी लड़के से शादी करूंगी वो आपको भी रखेगा, क्योंकि जब मेरे सामने आपकी इतनी दुर्दशा है तो भगवान जाने मेरे पीछे क्या होगा। अभी तो अपने ट्यूशन के पैसे से मैं आपकी दवाइयाँ ला देती हूँ, और बाद में अगर मैं आपको पैसे पहुँचाऊँगी भी तो भैया आपसे छीन लेंगे। और कहते हैं ना, जिसके ऊपर भगवान का हाथ हो उसके साथ कोई चाह कर भी बुरा नहीं कर सकता। प्रिया ट्यूशन्स पढ़ाकर अपना खर्च चलाती थी, और आज रोज़ की तरह वो ट्यूशन पढ़ाने जाती है, जहाँ उसके स्टूडेंट रोनित के चाचा उसे कहते हैं, प्रिया जी अगर आप मुझे 2 मिनट दे पाती तो। हाँ जी बोलिए ना विवेक जी, रोनित के बारे में बात करनी है आपको। आजकल ना बड़ा बदमाश हो गया है, पढ़ाई पर ध्यान नहीं रहता उसका, पर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि उसका फोकस पढ़ाई पर रहे। देखिए, मैं एक इंजीनियर हूँ, बेंगलोर में रहता हूँ और बीच बीच में यहाँ आता जाता रहता हूँ। पिछले 3 सालों से मैं आपको देख रहा हूँ। कई बार सोचा बात करूँ पर हिम्मत नहीं हुई। बेंगलोर में कई लड़कियों से मिला मैं, मैट्रिमोनियल साइट पर भी लड़कियाँ देखी, यहाँ तक कि 2-4 डेटिंग ऐप पर प्रोफाइल भी बनाए। पर जो भी लड़की मुझसे बात करती है उसका इंटेंशन या तो मेरी सैलरी पाना होता है या लाइफ एंजॉय करना। किसी को भी ना मुझसे मतलब है ना मेरे पेरेंट्स से। और ऐसे में एक आप हैं जो अपनी माँ के लिए इतना सब कुछ करना चाहती हैं। जो लड़की अपनी माँ के लिए इतना सब कर रही हो वो मेरे पेरेंट्स को भी दुखी नहीं रखेगी। और आपके इस डेडिकेशन के कारण मैं आपको पसंद करने लगा हूँ। अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं आपके घर जाकर आपकी मम्मी से आपका हाथ मांग लूँ। अब मैं क्या बोलूँ, प्लीज़ आप इस बात को यहीं ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि मेरे भैया भाभी को पता चला तो वो न जाने इस चीज़ को कौन सा मोड़ दे दे। विवेक और प्रिया बात कर ही रहे थे कि जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। 2 घंटे तक प्रिया विवेक के घर पर बैठी बारिश रुकने का इंतजार करती रहती है, पर बारिश बंद नहीं होती। और इसी बीच मधु प्रिया को कॉल करके परेशान कर देती है। बारिश हो रही है तो क्या हो गया? आसमान से आग के गोले तो नहीं टपक रहे ना जो तुम जल जाओगी? मुझे नहीं पता, अभी के अभी घर आ जाओ। अरे डिनर कौन बनाएगा? हाँ अच्छा मैं आती हूँ भाभी। इतनी बारिश में आप कैसे जाएंगी प्रिया जी? कोई रिक्शा मिलने भी पॉसिबल नहीं है। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। विवेक प्रिया को छोड़ने उसके घर पहुंचता है, जहां दरवाजे पर अपनी ननद को किसी लड़की की गाड़ी से उतरता देख मधु ड्रामा शुरू कर देती है।
विवेक वहाँ खड़ा सब कुछ सुनता रहता है। देख रहे हो तुम राहुल, ये आशिकी करती है ट्यूशन के नाम पर तुम्हारी बहन। इसकी शादी करो और निकालो इसे, वरना हमारी इज्जत उछाल देगी ये। शादी करनी है तो मैं बुरा ऑप्शन नहीं हूँ भैया। आंटी जी, पिछले 3 सालों से प्रिया मेरे भतीजे को ट्यूशन पढ़ाती है। मुझे प्रिया पसंद है। मुझे पता है वो शादी के लिए हाँ नहीं करेगी, पर अगर आप कहेंगे तो वो ज़रूर मान जाएंगी। मेरी एक शर्त है, मेरे साथ मेरी माँ भी रहेगी। बोलो मंजूर है तो मैं तैयार हूँ। अरे बिल्कुल मंजूर है। विवेक और प्रिया की शादी हो जाती है और विवेक अपने माँ बाप के साथ अपनी सास को बैंगलोर ले जाता है और बुढ़ापे में ही सही पुष्पा जी के दिन पलट जाते हैं।